नमस्कार। देखिए, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में भी पढ़ेंगे और हम किसी भी स्थान का समय निकालना सीखेंगे। जैसे कि आप प्रश्न देखे होंगे कि दिल्ली में अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, तो बताइए कि लंदन में कितना बज रहा होगा। तो इस तरह के प्रश्न को जो है हम सॉल्व करने का तरीका देखेंगे और उसको हम समझेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे ग्लोब पर दो तरह की रेखाओं को खींचा गया है। एक है अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड लाइन और एक है देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड लाइन। जो रेखाएं लेटी हुई हैं ग्लोब पर उसको जो है अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड लाइन के नाम से जाना जाता है, और जो लंबवत हैं, खड़ी हैं, उनको जो है देशांतर कहते हैं यानी लॉन्गिट्यूड लाइन के नाम से जानते हैं। तो ये दो तरह की रेखाएं जो है हमारे ग्लोब पर खींची गई है। अब आइए हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड लाइन। तो देखिए, अक्षांश रेखाएं जो हैं वह ग्लोब पर निर्मित ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो क्षैतिज दिशा में अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्षांश रेखाओं को कैसे खींचा जाता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींचा जाता है, और यह जो है एक काल्पनिक रेखा है। मतलब ग्लोब पर प्राकृतिक रूप से ऐसी कोई भी रेखा नहीं है। इसको जो है मानव द्वारा अपने सुविधा के अनुसार इसको खींचा जाता है। इस वजह से इसको काल्पनिक रेखा के नाम से जाना जाता है। ये रेखाएं वृत्ताकार होती है जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी यानी एंगुलर डिस्टेंस को प्रदर्शित करती है। जैसा कि आप सुने होंगे कि दिल्ली शहर जो है 28.5 डिग्री के अक्षांश पर स्थित है। तो इस तरह से जो है किसी भी स्थान की जानकारी हमें इकट्ठा करना हो, या फिर किसी भी शहर का, कोई देश का, या फिर किसी राज्य को जो है जानना हो कि वह ग्लोब पर कहाँ है, तो उसके लिए जो है अक्षांश रेखा की आवश्यकता पड़ती है। और उसी स्थान को निर्धारित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए अक्षांश रेखाओं यानी लैटिट्यूड लाइन को खींचा गया है मानव के द्वारा। ठीक है, इस वजह से कहा जाता है कि ये जो है एक काल्पनिक रेखा है। ये अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। कैसे होती है? समानांतर। समानांतर का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर नीचे होती है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त पृथ्वी के मध्य में निर्मित होता है, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, तो जो सबसे बीच में अक्षांश रेखाएं हैं उसको जो है 0 डिग्री अक्षांश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये जो है 0 डिग्री अक्षांश के रूप में है, और ये जो है सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त है, बीच में है। इस वजह से यह सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त हो जाता है, जिसको जो है भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। यानी 0 डिग्री अक्षांश को ही भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, या फिर इसी को 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं। देखिए, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो पृथ्वी के बीचों बीच है। इस वजह से पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसके ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वह 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका और 3 जल निकायों जैसे अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से होकर गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वह अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से होकर गुजरती है। इसको ध्यान में रखिएगा। प्रति 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा निर्मित होता है। ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं हैं वह जो है 1-1 डिग्री पर अक्षांश रेखाओं को निर्मित किया गया है। विषुवत रेखा के ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं निर्मित हैं, और विषुवत रेखा के नीचे भी 90 अक्षांश रेखाएं या फिर अक्षांशीय वृत्त निर्मित है। देखिए, जो अक्षांश रेखा है और बीचों बीच में 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसको जो है विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा के ऊपर जो है 90 अक्षांश रेखाओं को 1-1 डिग्री के गैप पर लगाया गया है, और विषुवत रेखा के नीचे भी
90 अक्षांश रेखाओं को एक एक डिग्री के गैप पर लगाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल कितने अक्षांश रेखाएं हो गई, तो देखिए 0 डिग्री के ऊपर जो है 90 अक्षांश रेखाएं हैं एक एक डिग्री के गैप पर, और विषुवत रेखा के नीचे भी 90 अक्षांश रेखाएं हैं एक एक डिग्री के गैप पर। तो 90 90 180 हो गया, और एक जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है बीचों बीच, तो वह एक, तो 180 और एक 181, यानी इस प्रकार जो है ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है 181 हो जाती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगर 0 डिग्री अक्षांश रेखा को छोड़ दें तो कुल 180 अक्षांश रेखाएं हो जाएगी, और 0 डिग्री को ले लें तो 181 हो जाएंगी। ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। दो जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच में जो गैप कितना होता है, तो 111 किलोमीटर की गैप होता है। ठीक है, देखिए विषुवत रेखा से ऊपर एवं नीचे जाने पर अक्षांश रेखाओं का आकार छोटा होते जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पृथ्वी का आकार जो है वो वृत्ताकार है, और जब इस पर अक्षांश रेखाओं को निर्मित किया जाता है यानी काल्पनिक रेखा जब खींचा जाता है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं 0 डिग्री अक्षांश से, तो अक्षांश रेखाओं का आकार जो है छोटा होते जाता है, क्योंकि आकार इसका पृथ्वी का वृत्ताकार है। इस वजह से एक ऐसा समय आता है कि जो पृथ्वी का ध्रुव है वहाँ पर अक्षांश रेखा जो है एक बिंदु के रूप में प्राप्त होता है। तो उत्तरी ध्रुव पर भी बिंदु के रूप में प्राप्त होता है, और दक्षिणी ध्रुव पर भी बिंदु के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। क्योंकि 90 डिग्री क्यों कहेंगे, क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर जो है 90 अक्षांश रेखाओं को खींचा गया है, तो सबसे ऊपर कौन होगा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और सबसे नीचे कौन होगा, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ध्रुवों पर अक्षांश रेखाएं बिंदु के रूप में हो जाती है, इसलिए ध्रुवों पर अक्षांश रेखा को रेखा नहीं माना जाता है। अब जो अक्षांश रेखा है ध्रुव पर बिंदु के रूप में जब हो जाएगी, क्योंकि छोटा हो जाती है पूरा, तो बिंदु के रूप में हो जाती है, इसलिए जो है उसको जो है रेखा नहीं माना जाता है, उसको बिंदु माना जाता है, उसको ध्रुव माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो पृथ्वी पर दो ध्रुव है, एगो सबसे ऊपर है उत्तरी ध्रुव और सबसे नीचे है दक्षिणी ध्रुव। तो दो अक्षांश रेखा तो ऐसे ही कम हो गया, क्योंकि वो बिंदु के रूप में प्राप्त हो गया। तो आप जानते हैं कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है 181 है, और उसमें से जो है दो बिंदु के रूप में प्राप्त हो जाती है, जिसको रेखा नहीं माना जाता है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। तो 181 में से अगर हम 2 घटा दें तो कितना हो जाता है, 179। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है 179 हो जाती है। ठीक है, अगर हम 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ले लें तो 181 होगा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। आगे है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। कर्क रेखा 16 देशों से होकर गुजरती है, जिनमें प्रमुख है चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत और सऊदी अरब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से किन देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत और सऊदी अरब। मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है, जिनमें प्रमुख है अर्जेंटीना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है, तो ये अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। अब आइए हम पढ़ते हैं देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड लाइन। तो देखिए ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर दो ध्रुव है, एक है उत्तरी ध्रुव और एक है दक्षिणी ध्रुव। तो दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसी को हम लोग देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। देशांतर रेखाएं जो है ये समानांतर नहीं होती है अक्षांश रेखाओं की तरह। अक्षांश रेखा जो है वो समानांतर होती है, लेकिन देशांतर रेखा जो है वह लंबवत होती है अक्षांश रेखा पर। तो ध्यान रखिएगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यमोत्तर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इसी का नाम जो है प्रधान यमोत्तर रेखा है, प्रधान मध्याह्न रेखा है या फिर ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है।
कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। पृथ्वी के पश्चिम में 180 देशांतर रेखाओं को खींचा गया है और इसके पूरब में 180 देशांतर रेखाओं को खींचा गया है। तो कुल इस प्रकार जो है 360 देशांतर रेखाओं की संख्या हो जाती है। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको जो है इसी में शामिल किया गया है, अक्षांश रेखा की तरह अलग से इसको नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच जो है 0 डिग्री अक्षांश है, यानी भूमध्य रेखा है। तो जब हम भूमध्य रेखा से ऊपर जाते हैं या फिर भूमध्य रेखा से नीचे आते हैं तो दो देशांतरों के बीच की दूरी जो है घटते जाती है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। अगर वही इसका हम उल्टा कर दें तो ध्रुव से अगर हम भूमध्य रेखा की ओर जाएं तो जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो दो देशांतरों के बीच की दूरी जो है बढ़ते जाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। भूमध्य रेखा के पास दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। जो भूमध्य रेखा है और उसके पास जहां पर देशांतर रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी देखिए भूमध्य रेखा पर बहुत ज़्यादा होता है, यानी बीच में दूरी जो है देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिक होती है। ठीक है, देशांतर रेखाएं विषुवत रेखा के साथ बनी वह कोणीय दूरी है जिसे डिग्री, मिनट तथा सेकेंड में मापा जाता है। मतलब कुल मिला कर देखा जाए तो देशांतर रेखाओं को इसलिए खींचा जाता है ताकि जो है पृथ्वी पर समय बताया जा सके, समय का अंदाजा लगाया जा सके। 0 डिग्री देशांतर रेखा यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना और अंटार्कटिका से गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो इन सभी पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा अल्जीरिया में कर्क रेखा को, गिनी की खाड़ी में भूमध्य रेखा को तथा अटलांटिक महासागर में मकर रेखा को काटती है। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा किन रेखाओं को कहाँ पर काटती है, तो कर्क रेखा को अल्जीरिया में और भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी में तथा मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच माध्य समय यानी ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जाना जाता है, इसी को GMT कहते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम समझते हैं कि पृथ्वी पर समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो देखिए, पृथ्वी जो है 24 घंटा में एक चक्कर पूरा करती है, ये बात सभी को पता है। और पृथ्वी जो है गोलाकार है यानी वृत्ताकार है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, तो 24 घंटा में पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री, क्योंकि वह गोलाकार है। तो एक घंटा में हम निकाल सकते हैं कि कितना डिग्री घूमती है, तो 360 बटा में 24, यानी एक घंटा में 15 डिग्री पृथ्वी जो है घूमती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 60 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 60 मिनट, यानी एक घंटा का। तो उसको 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट का समय लगेगा? तो 60 और बटे में 15 कटा देंगे, इसको आएगा 4 मिनट। यानी पृथ्वी को जो है 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, पृथ्वी को एक एक घंटे के 24 समय क्षेत्र यानी टाइम जोन में बांटा गया है और प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री के बराबर होता है। जैसा कि अभी आप इसके पहले पढ़े कि एक घंटा में पृथ्वी जो है 15 डिग्री घूमती है, तो 24 घंटा में जो है 24 समय क्षेत्र को बांटा गया है और प्रत्येक समय क्षेत्र जो है 15 डिग्री के बराबर होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए ग्रीनविच मीन टाइम से पूर्व के स्थानों पर ग्रीनविच मीन टाइम से पश्चिम दिशा के स्थानों की तुलना में सूर्योदय पहले होता है। कुल मिला जुलाकर आपको ये समझना है कि पृथ्वी की जो गति है वह पश्चिम से पूर्व दिशा में है। इस वजह से जो पृथ्वी का पूर्व वाला भाग है वहाँ पर सूर्योदय पहले होता है। सूर्योदय वहाँ पर क्या होता है? पहले होता है। और जो पश्चिम का भाग है वहाँ पर सूर्योदय जो है बाद में होता है, क्योंकि पृथ्वी की जो गति है वो पश्चिम से पूर्व है। ठीक है, और यही कारण है कि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व का समय आगे और पश्चिम का समय जो है पीछे होता है। जो 0 डिग्री देशांतर आप देख रहे हैं बीचों बीच में है, उसके पूर्व का जो समय है वो आगे होता है और जो पश्चिम का समय है वो पीछे होता है। जाहिर सी बात है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो पूर्व वाला हिस्सा हमेशा आगे रहेगा और पश्चिम वाला हिस्सा जो है हमेशा पीछे रहेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये न्यूमेरिकल बनाने में सहायता करते हैं।
अब आइए हम प्रश्न बनाते हैं जिससे आप जो है समय निकालना सीख जाइएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक प्रश्न है कि पृथ्वी पर कोई दो स्थान है ए और बी। ए स्थान जो है वो 75 डिग्री ईस्ट पर स्थित है और बी स्थान जो है वो 45 डिग्री वेस्ट पर स्थित है। यानी दोनों स्थान की दिशा जो है अलग अलग है, एक ईस्ट में है और एक वेस्ट में है। तो देखिए कि ए स्थान पर रात के 10 बज रहे हैं, तो आपको बताना है कि उसी वक्त जो है बी स्थान पर कितना बजेगा। ठीक इसी तरह जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, जब भी दिशा विपरीत हो तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे ए स्थान जो है 75 डिग्री ईस्ट में है और बी स्थान जो है 45 डिग्री वेस्ट में है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आता है 120 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि ए और बी इन दोनों स्थानों के बीच जो दूरी है, यानी जो कोण है, इनके बीच जो अंतर है वो 120 डिग्री का है। दोनों स्थानों के बीच का अंतर कितना है, 120 डिग्री का। और आपको पता है कि एक डिग्री का वैल्यू जो है 4 मिनट होता है। यानी पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। मैंने आपको आगे ही सिद्ध करा के बता दिया है। तो जरा बताइए कि 120 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो 120 गुणे 4, क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, तो 120 डिग्री जो है इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 480 मिनट के बराबर हो जाएगा। और 480 मिनट का मतलब हुआ 8 घंटा, क्योंकि 480 मिनट इसको घंटा में बदलेंगे तो कितना आएगा, 8 घंटा। घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 घंटा। यानी ए स्थान पर जब 10 है, मतलब ए स्थान पर जब रात को 10 बज रहे हैं, तो बी स्थान पर कितना हो जाएगा, 10 + 8 यानी 18। 18 का मतलब कितना हो, सुबह के 6 बजेंगे। 18 का मतलब सुबह के 6 बजेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रश्न को बनाया जाता है। अब आइए हम एक और प्रश्न को देखते हैं। अब ये दूसरा प्रश्न देखते हैं जो उसी प्रकार है। जैसे इसमें भी दो स्थान है, एक है कराची और दूसरा है ढाका। कराची जो है वो 75 डिग्री ईस्ट पर स्थित है और ढाका जो है वो 90 डिग्री ईस्ट पर स्थित है। यहाँ पर देखिए कि दोनों की दिशा जो है सेम है। दिशा क्या है, सेम। तो जब दिशा सेम हो तो माइनस करते हैं। तो 90 में से अगर हम 75 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 15 डिग्री। 15 डिग्री का मतलब हुआ कि कराची और ढाका के बीच 15 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का, तो 15 डिग्री का। और आपको पता है कि 1 डिग्री का वैल्यू जो है 4 मिनट के बराबर होता है। तो 15 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 मिनट। यानी 60 मिनट कहने का मतलब है 1 घंटा। ठीक है, तो 1 घंटा हो गया। और अब आपको पता है कि कराची में उस वक्त जो है रात के 10 बज रहे हैं, तो ढाका में उसी वक्त कितना बजेगा, तो 1 घंटा 10 में जोड़ देते हैं तो 10 और 1 11, यानी 11 PM। तो जब कराची में 10 बजेगा तो ढाका में 11 बजेगा। ठीक है, अब आइए हम आगे समझते हैं मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम। देखिए, मानक समय किसी देश के मध्य से गुजरने वाली यामुत्तर का माध्य होता है जो उस देश की स्थानीय समय बताता है। देखिए, पृथ्वी पर जो है यानी ग्लोब पर बहुत सारी देशांतर रेखाओं को खींचा गया है। तो वह देशांतर रेखाएं किसी न किसी देश से होकर ही गुजरती है। तो जिस देश से जो देशांतर रेखाएं गुजरती है, उसी उसी देशांतर रेखाओं को जो है उस देश का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आइए इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अब आइए हम समझते हैं भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। देखिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है, जो संपूर्ण भारत के लिए मानक समय का निर्धारण करती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। भारत का स्थानीय समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, जो ग्रीनविच मानक समय है यानी 0 डिग्री देशांतर है उससे। ठीक है, अतः हम ये भी कह सकते हैं कि जिस वक्त ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हों, तो उस वक्त जो है भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। क्योंकि 5.5 घंटा आगे है, तो ग्रीनविच जो है वो लंदन में है। तो जब लंदन में दोपहर के 12 बजेगा, तो भारत में उस वक्त जो है 5:30 बजेगा शाम को, क्योंकि 5.5 घंटा हम लोग ग्रीनविच से आगे हैं। ठीक है,
भारतीय मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। वही अगर हम शहर की बात करें तो प्रयागराज, मिर्जापुर और नैनी, इन शहरों से जो है भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। अब आइए हम समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन। देखिए, 180 डिग्री देशांतर रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। सबसे पहले समझिए कि 180 डिग्री देशांतर रेखा आखिर है कहाँ। तो देखिए, ग्लोब पर जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जस्ट उसके पीछे जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा है, और उसी 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा जाता है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस लाइन को स्थलीय भाग से नहीं गुजारा गया है, इसलिए यह टेढ़ा मेढ़ा है। पृथ्वी पर आपको पता है कि स्थल भी और पानी भी है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसको जो है हम लोग स्थलीय भाग से नहीं गुजारे हैं, हम इसको जो है पानी से ही गुजारा गया है, समुद्रों से। इस वजह से जो है यह टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, और इसको जो है 8 जगहों से मोड़ा गया है। कितने जगहों से मोड़ा गया है? 8 जगहों से, जिनमें रूस, एलुसियन द्वीप, फिजी, टोंगा तथा चैथम द्वीप, इन सभी स्थानों से जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुग्गी सागर, बोरिंग जल संधि और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, सीधे एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है। बोरिंग जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर में कौन है जहां से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, तो बोरिंग जल संधि है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है, अतः इसे पार करते समय 1 दिन बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है। जब कोई जलयान यानी जो पनिया जहाज है, तो जब कोई पनिया जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो 1 दिन जोड़ दिया जाता है, और जब वह पूर्व दिशा में यात्रा करता है तो 1 दिन घटा दिया जाता है। जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है बीचों बीच, उसके जो है अगर कोई भी व्यक्ति या फिर जलयान पश्चिम दिशा में अगर उससे यात्रा करता है तो वह 1 दिन जोड़ देगा। जैसे उसको पश्चिम दिशा में यात्रा करते हुए मान लीजिए 4 दिन हुए, तो वह 1 दिन जोड़कर बताएगा कि 5 दिन हो गए। वही अगर पूर्व दिशा में यात्रा कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के, तो उसको अगर 4 दिन हो गए यात्रा करते हुए, तो वह 1 दिन घटा कर बताएगा कि 3 दिन ही हुआ है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो पहला प्रश्न है कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। आपको पता है कि पृथ्वी पर 2 ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, और दोनों ध्रुवों पर जो है 90 डिग्री का अक्षांश खींचा गया है जो बिंदु के रूप में है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम के बीच समयों का अंतर है। तो आपको अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रीनविच मीन टाइम से जो है हम लोग भारतीय मानक समय जो है 5.5 घंटा आगे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5.5 घंटा। उसके बाद है कि यदि ग्रीनविच में 6 AM है तो 11 AM कहाँ होंगे। मतलब ये हम लोगों से जो है डिग्री पूछ रहा है कि ग्रीनविच में 6 बज रहा है, सुबह के 6 बज रहा है, तो बताइए कि 11 कहाँ बज रहा होगा। तो देखिए इसमें आप देखिए कि 6 AM से 11 AM कितना घंटा समय बढ़ा है, तो 5 घंटा बढ़ा है। यानी 5 घंटा कहने का मतलब 6×5 = 30 यानी 300 मिनट। कितना मिनट? 300 मिनट। अब आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी 4 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। तो 300 में अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो डिग्री पता चल जाएगा, तो 75 डिग्री आएगा। 300 में 4 से भाग देने से कितना आएगा? 75 डिग्री। तो एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन जिसमें लिखा है 75 डिग्री ईस्ट में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ग्रीनविच किस देश में है। तो मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन में जो है ग्रीनविच है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि भारत में सुबह 11 बज रहे हैं
तो लंदन यानी ग्रीनविच में कितने बजे होंगे? तो देखिए आपको पता है कि हम लोग ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे हैं। तो जब भारत में 11 बजेगा सुबह में, तो ग्रीनविच में कितना बजेगा? तो हम लोग 5.5 घंटा पीछे चल जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को भारत में टाइम का पता है, लंदन में पता नहीं है, इसलिए हम लोग 5.5 घंटा क्या करेंगे? पीछे जाएंगे। तो 11 बजे से हम 5.5 घंटा पीछे जाएंगे तो 5:30 बजेगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5:30 बजे सुबह। ठीक है। उसके बाद है कि दो स्थानों के समय को प्रभावित करता है। दो स्थान के समय को कौन प्रभावित करता है? तो आप पता है आपको, देशांतर। कौन करता है? तो देशांतर करता है। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? तो आपको पता है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 मिनट। यानी 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को जो है 4 मिनट का समय लगता है। उसके बाद है कि विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान का अक्षांश है। देखिए जो विषुवत रेखा है वही तो 0 डिग्री अक्षांश है, यानी 0 डिग्री अक्षांश को ही विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है कि विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा कि विषुवत रेखा जो है इसमें से ब्राजील से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? तो ब्राजील से। 10वां नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो देखिए 180 डिग्री ग्रीनविच, मतलब 180 डिग्री ग्रीनविच जो रेखा है उसी के समानांतर से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को गुजारा जाता है, या फिर उसी यानी 180 डिग्री को ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है कि एक दिन बढ़ जाता है यदि कोई पार करे। बताना है कि एक दिन कब बढ़ता है और किसको पार करने पर। तो देखिए अभी आप पढ़े कि 180 डिग्री देशांतर पूरब से पश्चिम, मतलब अगर 180 डिग्री देशांतर है यानी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अगर कोई पश्चिम में जाता है तो वह एक दिन जो है बढ़ा देता है, यानी एक दिन बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 180 डिग्री देशांतर पूरब से पश्चिम, मतलब जब पूरब से हम लोग पश्चिम में जाते हैं तो 1 डिग्री बढ़ा देते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि पृथ्वी तल पर वह काल्पनिक रेखा जो 180 डिग्री मेरिडियन के लगभग समानांतर होता है कहलाती है। तो देखिए मतलब ये पूछ रहा है कि 180 डिग्री के समानांतर, 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसके समानांतर कौन सी रेखा है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, मैंने आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, और ये जो है प्रश्न दिमाग लगाने वाला है, जरा सोचिए इसको, कि यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट का है तो देशांतर में कितने का अंतर होगा? तो देखिए समय में अंतर दिया है और हम लोगों से पूछ रहा है कि डिग्री में इसका अंतर यानी देशांतर में कितना अंतर होगा। तो 2 घंटा 20 मिनट को पहले हम मिनट में निकालिए इसको। तो 2 घंटा जब 20 मिनट को मिनट में निकालेंगे तो 2 घंटा का मतलब हुआ 120 मिनट और 20 मिनट यानी 140 मिनट, यानी दो स्थानों के बीच जो है 140 मिनट का अंतर है। तो 140 और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, आपको पता है। तो 140 में जब हम 4 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 35 डिग्री, यानी उन दोनों स्थानों के बीच जो है देशांतर में अंतर हो जाएगा 35 डिग्री का। ठीक है। उसके बाद है सबसे लास्ट प्रश्न कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो आपको पता है कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या जो है 360 है। अगर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करें तो 181 है। अगर उसमें से 0 डिग्री अक्षांश को हटा दें तो 180 हो जाएगा। अगर जो है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इन दोनों को साइड कर दें तो 179 हो जाएगा। ठीक है।